बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज यमन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है अमेरिका पर और बरतानिया पर, और इन हमलों में उन्होंने सबसे ज्यादा ड्रोन्स, सबसे ज्यादा मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि अमेरिका और बरतानिया के ऊपर उन्होंने दोनों पर हमला किया है कि दोनों इसराइल को एड प्रोवाइड करे थे, मदद करे थे। लिहाजा उन्होंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स, इतना ज़्यादा कि अब तक यमन ने जितने भी हमले किए हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हमला था जो सीधा अमेरिका के शिप्स पर किया गया है। अब अमेरिका के शिप्स पर जब हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है उनके मिसाइल सिस्टम ने बहुत सारे ड्रोन्स और ये चीज़ें तबाह भी की हैं। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि अब यमन ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अमेरिका को इस खत्ते के अंदर रहने नहीं देना। और इसके जवाब में अमेरिका ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा जी अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, हमारा सबर का पैमाना बड़ा हो गया लबरेज, हमने बड़ा बर्दाश्त कर लिया है कि आपकी जानिब से ड्रोन्स आ रहे हैं। क्योंकि जो मिसाइल वो फायर कर रहे हैं उसको तबाह करने के लिए, वो एक तो उनकी तादाद कम होती जा रही है और वो महंगे इतने ज़्यादा है कि इस वक्त पूरे का पूरा सिनेरियो बदल गया। अब जब यमन ने हमला किया है तो यमन ने अपने तमाम लोगों को, अपने वहाँ जितने भी फोर्सेस हैं, उन सबको हाई अलर्ट कर दिया है कि गालिबन अब अमेरिका उसका जवाब देने जा रहा है। तो अगर अमेरिका जवाब देता है तो हम हमले के लिए तैयार हैं। अब अमेरिका को एक्सपेक्ट नहीं वो कर रहा था कि इतना बड़ा हमला हो सकता है। उनका ये ख्याल था कि अब तक कोई हमले होंगे, लेकिन इतना बड़ा हमला यमन कर देगा ये असल में उनको अंदाज़ा नहीं था। एक तरफ तो आप देख लें कि अमेरिका पर इतना ज़्यादा शिपिंग कंपनीज का दबाव है, उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया। दूसरा, अमेरिका को अब जो बैलिस्टिक मिसाइल वो मार रहे हैं वो सब में बड़ी अजीबोगरीब बैलिस्टिक मिसाइल है। उसमें जो टेक्नोलॉजी उनकी इस्तेमाल हो रही है उसमें गालिबन सिर्फ एक आधा कोई मिसाइल जो है वो मिस होना है। यानी अभी आप देख लें कि अभी तो अमेरिका बड़े एक डिस्टेंस के साथ खड़ा है, लेकिन जाहिर सी बात है जब उन्होंने हमला करने के लिए आगे आना है तो बहुत सारे ईरान ने ऐसे मिसाइल दिए हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, और उनकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि वो अमेरिका को कई जगहों से हिट कर सकते हैं। और स्पेशली जो सी ड्रोन्स हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, और जो उन्होंने ख़ास तौर पर माइंस रखी हुई, ये सारे के सारे अमेरिका के लिए एक बड़ी ही, जिसे कहते हैं, भयानक रात का सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए, हुआ यह है कि एंटनी ब्लिंकन जब इस खत्ते के अंदर आया था, अब उसकी मुलाकात हुई है महमूद अब्बास से। और महमूद अब्बास से मुलाकात जब हुई है तो वहाँ पर उसने कहा कि आप ये करें वो करें। महमूद अब्बास एक पपेट है, यानी आप सोच लें कि उसका फ़लस्तीनियों से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। वो इजराइल के हो, पपेट हो, इन सब के पपेट के लिए तौर पर जाना जाता है। आप सोचें कि वहाँ पर लोग इसको पपेट कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद महमूद अब्बास की गालम गलोच और इतनी ज़्यादा बुरी सूरत हाल हुई अमेरिका से कि उन्होंने कहा कि आप अपना हाउस ऑर्डर करें। उन्होंने कहा आप हमसे करने से पहले पहले अपने आप को तो देख लें, आपसे तो मैनेज ही नहीं हो रहा पूरा खिता। यानी अब आप सोच रहे हैं कि यमन ने ये जो मिसाइल दागे हैं उन्होंने इतना ज़्यादा बेकार कर दिया है कि एंटनी ब्लिंकन अब दौड़ता फिर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, और कोई इस बंदे को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इतनी अमेरिका की रेपुटेशन खराब हो चुकी है कि यमन जैसा मुल्क उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। असल में गालिबन अब शायद हम उस पोजीशन पर आ गए हैं जहां पर अमेरिका को अपनी रेपुटेशन बहाल करने के लिए कोई ना कोई हमला करना पड़ेगा। और गालिबन अब अमेरिका ने फैसला किया है कि वो यमन के अंदर उसकी मिलिट्री बेसिस पर हमला करे। देखिए, ये हमला बड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर ये यमन पर हमला हो जाता है तो बस आप ये समझ लें कि फिर उसके बाद चीज़ें, यानी अभी तक तो एंटनी ब्लिंकन ये बात कह रहा है ना कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जंग खित्ते में ना फैले, मैं उसको रोक रहा हूँ। फिर वो खित्ते में क्या फैलनी, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। और अमेरिका पर दबाव की हालत इस वक्त इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गालिबन अमेरिका को अब जवाब देना पड़ेगा। आज उसने कही हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, बहुत हो गया, हमने बड़ा बर्दाश्त कर लिया कि आपकी जानिब से, क्योंकि अब जो हमला हुआ है वो इतने ज़्यादा उन्होंने ड्रोन्स मारे हैं, इतने बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं कि दर्जनों के हिसाब से उन्होंने मारे हैं। और वो अमेरिका को इतनी बुरी तरह डिच कर रहे हैं कि तुम इस खित्ते से निकलो। उसके डिस्ट्रॉयर निशाने पर हैं, उसकी पूरी की पूरी फोर्स निशाने पर है, और उनको पीछे से अभी ऑर्डर नहीं है कि आपने यमन के ऊपर हमला करना है। अब अगर लेट से उन्होंने यमन की कोई मिलिट्री बेस के ऊपर हमला कर दिया, आप सोच लें अगर आप उनके मिलिट्री बेस पर हमला करते हैं तो वो क्या करेंगे। वो सबसे पहले काम ये करेंगे
कि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस जो खित्ते के अंदर मौजूद है उसके ऊपर हमला करेंगे। अगर ये वहां तक बात गई तो देखिए, अगर कोई आपकी मिलिट्री बेस पर हमला करेगा तो आप भी उसकी मिलिट्री बेस पर हमला करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर ये इस तरह का मामला हो गया, वो तो बात की बातें हैं ना कि मिसाइल क्या लगेंगे अमेरिका को, नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वो मिलिट्री बेसिस पर अमेरिका के हमला करेंगे। तो मिलिट्री बेसिस पर हमला करेंगे तो वो ममालिक क्या बर्दाश्त करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब आप किसी मुल्क के अंदर किसी मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करते हैं तो जहां जहां फिर अमेरिका की वहां पर फिजिबिलिटी होगी वहां पर तो ये मामला होगा। अभी तक तो वो लड़ाई ये थी ना कि जी आप समंदरों पर हमला करें, फलाना करें, इससे किसी को शायद एतराज़ नहीं होगा कि ठीक है आपस में लड़े, लड़ते रहे। लेकिन अमेरिका के लिए वो फिजिबिलिटी ठीक नहीं है। आप वहां पर हमला नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। यानी आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप उनको वहां पर हमला कर देंगे, आप उसके बाद पानियों में, वहां पर अमेरिका को एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज होता तो अमेरिका अभी तक हमला ना कर चुका होता। ये सूरत हाल तो सिरे से उसके लिए फिजिबिलिटी ठीक नहीं है। उन्होंने जाना है मिलिट्री बेसिस पर हमला करने के लिए। जवाब में उनके मिलिट्री बेसिस पर हमला होगा। देखिए, सऊदी अरब की पोजीशन आप जानना चाहते हैं, जाहिर सी बात है अमेरिका की मिलिट्री बेसिस वहां पर है। सऊदी अरब ने आज एक बात की है, उन्होंने कहा जी हम इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर लेंगे जब ये जंग खत्म हो जाएगी। अब ये बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि बड़ी डिफरेंट चीज़ है, लेकिन एक स्मार्ट मूव है। इस मौके के ऊपर आप ये बयान देना ये बड़ा स्मार्ट है। क्यों? उन्होंने साथ एक और बात की, उन्होंने कहा कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा तो फिर हम इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर लेंगे, नहीं उसको तस्लीम कर लेंगे। ये असल में एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है उन्होंने इस वक्त। बज़ाहिर ये लग रहा है कि नहीं वो ताल्लुकात उसको साइड पर रखे। स्टेटमेंट क्या है? इसराइल क्या कह रहा है कि उसने फ़लस्तीन का क़याम उसको काबिल कबूल ही नहीं है। यानी वो ये बात कह ही नहीं रहा कि फ़लस्तीन या फलाना, ये वो कह रहा है कि इसराइल का जो क़याम है वो काबिल कबूल हमें है ही नहीं। यानी हमने फ़लस्तीनियों को यहाँ रहने नहीं देना। और उस सारे मामले के अंदर उसने कहा कि हमने जंग भी ख़त्म नहीं करनी। अब ये दो बातें हैं। तो सऊदी अरब ने कहा है कि जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी, नंबर 1 जो इजराइल कह रहा है हमने जंग ख़त्म ही नहीं करनी, हमने अपने गोल्स अचीव करने। और गोल्स उनके क्या है कि सारे फ़लस्तीनियों को निकाल। एक तो उन्होंने कारी ज़रब इस पर लगाई है कि भाई आप इस बात को समझ लें कि आपकी जंग ये जब ख़त्म होगी, एक चीज़ तो आपने करनी है हर सूरत, और फ़लस्तीन की रियासत का क़याम होगा, आप उसको तस्लीम करेंगे, देन हम आपको तस्लीम करेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग मामला है कि हालिया सऊदी अरब के अंदर जो सर्वे हुआ था उसमें 96% लोग इजराइल के मुखालिफ थे। तो ये स्टांस अगर उस सिनेरियो में देखा जाए तो इजराइल के लिए दोनों चीज़ें नाकाबिले कबूल है। ये पहले होती 7 अक्टूबर से तो चले बात होती, अब तो उनके लिए काबिले कबूल नहीं है। वो कहते हैं जी हमने जंग नहीं रोकनी, वो कहते हैं हमने फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करना। इसका मतलब है कि जब उन्होंने ये दो काम नहीं करने तो वर्ल्ड उनको तस्लीम नहीं करेगा। जब दो ये काम नहीं होंगे तो यमन वाली लड़ाई के अंदर जाहिर सी बात है सऊदी अरब पार्ट तो नहीं बनेगा। सऊदी अरब में पोजीशन वाजा कर दी, और जब वो पार्ट नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है वो फिर अमेरिका को भी कहेगा कि भाई आप हमला जो भी है, जो भी सूरत हाल है, लड़ाई अपनी बाहर तक रखें। कोई भी मुल्क अमेरिका को इस वक्त इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। फिलहाल आज तक की सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि आपने लड़ाई करनी है यमन से समंदरों से जाकर करें, वहां से करें, आपस में लड़े, हमारे खित्तों से आपने नहीं करना। ये बहुत सारे ममालिक ने उनको वाज़ह कर दिया है। क्योंकि जो मुल्क, यानी जिस मुल्क से अमेरिका मिलिट्री बेस इस्तेमाल करेगा, चाहे वो मिस्र से हो, चाहे वो तुर्की से हो, या किसी जगह से भी जहां से इस्तेमाल करेगा, जाहिर सी बात है यमन के हौसी उसके साथ लड़ाई करेंगे कि भाई यहां से मिसाइल आया था। देखिए अभी तक लड़ाई है यमन की, अब अमेरिका ने हमला करना है तो अमेरिका ने देखना, आप सारी जंग पानियों से नहीं लड़ सकते। आपको कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग और ये तमाम चीज़ों और ये सारा सिनेरियो आपको करना पड़ता है खुशकी पर जाकर, मिलिट्री बेसिस पर। तो ये तो हो नहीं सकता कि आपने सारी जितनी जंग लड़नी है वो बस आप पानियों से ही लड़ती रहे, पानी के अंदर है। उनके पास खुशकी है, उनके पास इलाका है यमन के पास, उनके पास मिसाइल हैं, चीज़ें हैं। और देखिए एक दफ़ा अमेरिका और यमन आमने सामने हो गए तो फिर आप एक बात ज़हन में रखिएगा, अमेरिका की उजारादारी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अब अमेरिका ने बज़ाहिर तो कहा हुआ है कि जी मैं अब ये हमला करूँगा, मिलिट्री बेस पर हमला करूँगा और ये करूँगा वो करूँगा। अमेरिका एक दफ़ा हमला करके दिखाए, आप सोच नहीं सकते कितनी बॉट्स आ जाएंगी। वो ड्रोन बोट्स जब वो लॉन्च करेंगे और जाकर वो जब अमेरिका को हिट करे, आपको सबसे बड़ी न्यूज़ ये सुनने को मिलेगी इनका डिस्ट्रॉयर तबाह हो गया, इनका डिस्ट्रॉयर तबाह हो गया। और वो इस न्यूज़ को पूरा वर्ल्ड इतनी बड़ी कवरेज देगा जिसका अंदाज़ा देखिए।
इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी तो ये मामला है। दूसरा सबसे बड़ा अमेरिका को जो परेशानी लगी हुई है कि उनको अभी तक अंदाजा नहीं है कि यमन के पास और क्या क्या मिसाइल है और क्या चीजें हैं, क्योंकि इस जंग से पहले तो उन्होंने इस पर काम ही नहीं किया था, उनको अंदाजा नहीं था। अभी तक तो अमेरिका ही कोशिश कर रहा था कि वो मना लेगा, वो इसराइल को मना लेगा। सबसे पहले उसने कोशिश ये की थी कि गजा का ऑपरेशन ही ना हो, वो इलेक्शन के बाद जो भी हो, तो उसने कोशिश की मिसाइल और चीज़ें और हथियार वो सब कुछ दे रहा है, लेकिन कोशिश की, अब वो हो गया और उसके बाद वो नाकाम भी हो गया। और नाकाम होने के बाद अब पूरी दुनिया का प्रेशर भी उस पर है। अब उसके बाद आप सोचें कि यमन का मामला जब सामने आ गया है और बड़े ममालिक ने अमेरिका को कह दिया है कि आपके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि आप यमन वाला मामला कर सके। और दूसरा एक बड़ा अजीब शक जाता है अमेरिका के ऊपर कि जब बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज अमेरिका को डिस्ट्रेस कॉल देती हैं, क्या वो आकर हमें बचाओ, तो अमेरिका वहां पर चुप हो जाता है, वहां पर वो नहीं बचाता। लेकिन जब ये मामला होता है कि उसके ऊपर कोई हमला हो तो वो फिर एक्ट करता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो मामला गड़बड़ है। तो शिपिंग कंपनीज ने वैसे इनसे मुंह मोड़ लिया है। अब करते करते सूरत हाल यहां पर पहुंच गई है कि अमरीकियों ने इसराइल को बताया है कि आपको अंदाजा नहीं है कि आप जानते हैं कि इस वक्त साउथ अफ्रीका ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर केस किया है, उसको बड़े ममालिक ने समेत पाकिस्तान के, मलेशिया के, तुर्की के और बहुत सारे ममालिक ने बैक करना शुरू कर दिया है। वो इसराइल के लिए एक अलग दर्द बना हुआ है, यानी सर दर्द ऐसा है उनके लिए कि अमेरिका ने उनको ये कहा है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके ऊपर दुनिया के अंदर इन फ़लस्तीन में जो कत्लेआम आप कर रहे हैं उस पर आपको कितना बुरी तरह चार्ज किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इस वक्त इजराइल ने एडमिट ये कर लिया है। आप सोचें, एंटनी ब्लिंकन के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई है, आया तो था वो इस दौरे के ऊपर, लेकिन उसके मुंह से एक बड़ी अजीब बात निकल गई। उसने कहा कि ये जो फ़लस्तीन के अंदर लोग मारे गए हैं गजा में, ये 22 से 24 हजार, उसने कहा कि असल में ये इसराइल ने जो मारे हैं, ये सुनिए जरा, उसने क्या मारे हैं, हमास की वजह से मारे, क्योंकि हमास अगर ये जंग ना छेड़ता, अगर वो 8 अक्टूबर को सरेंडर कर देते, हथियार छोड़ देते, तो इतने लोग ना मारे जाते। अब मजे की बात ये, हमास ने तो नहीं मारे, ये मारे तो इसराइल। उन्होंने कहा ये मासूमों को इतनी बड़ी तादाद में जो इसराइल ने मारा ये उनकी वजह से। आधी स्टेटमेंट तो उसने सच कर दी कि हाँ जी इसराइल ने मारा है और इसराइल ने यानी इसराइल को उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि भाई आपने मारा है और अब आप भुगतेंगे। अब सबसे बड़ा जो सिनेरियो है वो देखिए, वो वाला नहीं है कि हमास की लड़ाई हो रही है, वो तो धड़ाधड़ उनका सिस्टम भी हैक कर रहे हैं, उनकी रेंज और ये तमाम चीज़ें वो सब कुछ करें। लड़ाई वो नहीं है, लड़ाई और है। लड़ाई जिस जानिब जा रही है वो असल में इसराइल के लिए बड़ी मुश्किल है, और वो लड़ाई जा रही है यमन वाली साइड पर। यहाँ पर अमेरिका का टेस्ट हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है अब तक का, क्योंकि अमेरिका की अब तक की कोशिश थी कि मैं इसको रीजनल जंग ना बनाऊं, लेकिन अब गालिबन उनको यमन के हवाले से, अभी मिसाल के तौर पर आप ये सोचें कि अगर ये फुल फ्लेज जंग शुरू हो जाती है और यमन के तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और ये वो, जाहिर सी बात है अगर यमन यहाँ पर याद रखिएगा शिकस्त खाता है किसी वजह से जो बज़ाहिर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, तो आप सोचें कि ये शिकस्त ईरान की होगी, ये तो रशिया की होगी और ये चाइना की होगी। और इनको पता है कि अगर ये यहाँ पर इनको शिकस्त होती है, किसी तरह से भी ये हारते हैं, तो अमेरिका की उजारादारी इस खित्ते के अंदर होगी कि देखो किसी ने अमेरिका की जानिब आग उठाने की कोशिश की तो उसका हाल क्या हुआ, और अमेरिका अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये तो वो फिजिबिलिटी है। तो चाइना के लिए सूट क्या करता है? चाइना के लिए सूट ये करता है कि वो ईरान के थ्रू इतनी टेक्नोलॉजी और इतना बैकअप में दें सब कुछ यमन को, कि यमन अमेरिका को जब तबाह करे तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका चाइना और रशिया हो। वो किस तरह ये बेनिफिशियरीज बन सकते हैं? फायदा सबसे ज्यादा चाइना के पास एक जवाब होगा, वो सीधा जाकर ताइवान को कहेगा कि देखो वो इसराइल को नहीं बचा पाए, उन्होंने अपने शिप्स तबाह कर लिए, तो तुम रिलाय ना करना। और बड़ी मजे की बात है कि ऐसे डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर ही लेकर जाने हैं इन्होंने, यानी आगे ताइवान के लिए। तो अमेरिका के ये तमाम के तमाम जितने गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, चाइना चाहेगा कि यहीं पर तबाह हो जाए, वो वहां पर आने ना पाए। तो इस जंग के अंदर यमन की जो जीत है वो चाइना चाहेगा। और दूसरा रशिया क्या चाह रहा है? रशिया ये चाह रहा है कि अगर अमेरिका यहाँ पर इंगेज हो जाता बुरी तरह तो यूक्रेन से उसका ध्यान हट जाएगा, और दूसरा यूरोपियन कंट्रीज को ये बात समझ आ जाएगी कि देखो अमेरिका ने वहां पर शिकस्त खा ली है, यहाँ पर भी है, तो लिहाजा में अमेरिका के चुंगल से निकलना है।
अमेरिका के लिए पोजीशन लेना आसान नहीं है। चाहे हम जो मर्जी कहें कि अमेरिका हथियार दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, वो जाहिर सी बात है, सब कुछ आपको पता है वो किस तरह इजरायली इनको मैनेज करते हैं। लेकिन इस सारे मामले पर करते करते सूरत हाल ये हो चुकी है कि अब तक की पोजीशन इतनी ज़्यादा क्लियर हो गई है कि यमन पर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका ने अपनी तबाही पर दस्तखत कर दी, और ये जो दस्तखत होंगे अमेरिका की जानिब से उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।